बीजेपी ने बहुत सोच समझकर 2024 के चुनाव में 370 का टारगेट रखा है। 370 की संख्या पूरे चुनाव में देश को बार बार ये याद दिलाती रहेगी कि बीजेपी वही पार्टी है जिसकी सरकार ने कश्मीर से 370 को हटा दिया। लेकिन 370 के आंकड़े को छूना भी इतना आसान नहीं है और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि खुद मोदी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग की खबरें भी अब लगातार सामने आने लगी हैं। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और क्या बीजेपी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या फिर नहीं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 24 का चुनाव जीतने को लेकर विपक्ष कितने आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसकी कलई तो इसी बात से खुल जाती है कि खुद केजरीवाल ही कह चुके हैं कि वो 2029 तक मोदी को हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दरअसल विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह बीजेपी को 272 से पहले यानी कि बहुमत के आंकड़े से कुछ कम सीटों पर रोक सकें और इसके लिए गठबंधन बनाने की कवायद अब चुनाव से ठीक पहले नजर आने लगी है। गठबंधन की ये कवायद जो पिछले साल जून के महीने से शुरू हुई थी, इस साल फरवरी के महीने तक आते आते खत्म हो गई जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। एक बार फिर गठबंधन की ये कोपलें फूट रही हैं जब इसको बरगद का भी रूप देने की कोशिश की जा रही है। औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी को मिला है और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए, हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज का यही है ना। बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन में। हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है तो कुछ समय लगा पर हो गया। दरअसल खबर बहुत बड़ी है। दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यानी राहुल और अखिलेश के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन मोदी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन इतना मजबूत हो पाएगा कि बीजेपी को हरा दे या फिर भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़े 272 से पहले रोक दे। विपक्ष के नेताओं और राहुल गांधी का सपना तो यही है कि मोदी को 272 के बहुमत से पीछे धकेल दिया जाए। विपक्ष की इस रणनीति पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर कहां, कैसे, कितनी सीटों पर किस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है या फिर उसकी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 21 फरवरी 2024 को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया और तय फैसले के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 63 सीटों में से ज्यादातर पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन हो भी जाए फिर भी उत्तर प्रदेश राहुल और अखिलेश के लिए सबसे कठिन मोर्चा है, क्योंकि यूपी में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीधी लड़ाई है जिनकी संसदीय सीट काशी में है, बल्कि विपक्ष की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी से भी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर बीजेपी को पीछे कर पाना कठिन काम है। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर,
बाराबंकी और देवरिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। तब दोनों ही गठबंधन पार्टी ने ये नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। तब यूपी के दो नेता, यूपी के दो लड़के इस संदेश को देते हुए नजर आते थे। तो क्या इसका दोनों ही पार्टी को राजनीतिक लाभ हुआ था? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी में ही मौजूद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के कटु आलोचक रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अंतर विरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में भी हो गया है, जहां पर 29 सीटें हैं। 21 फरवरी 2024 को ये तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। मध्य प्रदेश में 10% से ज्यादा यादव वोट होने का दावा किया जाता है, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में क्या यादव वोट अखिलेश को चुनेगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। अगर हम दिल्ली और गुजरात के चुनाव की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 52% वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी को 27% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिला। यानी जो मोदी विरोधी वोट था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बढ़ गया था और तब बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिल गई। ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मोदी विरोधी वोट नहीं बटेगा और इससे बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में इलाके इतने बड़े होते हैं, वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जीत और हार का फर्क चुनाव में ज्यादा होता है। ऐसे में दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस और आपका गठबंधन पीएम मोदी को चुनौती तो दे सकता है, जीत और हार के फासले को भी कम कर सकता है, लेकिन बीजेपी को मोदी के किले में हराना थोड़ा मुश्किल होगा। सरकार थी तब भी हम ही जीते, अब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। जनता ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे देके मुकर गए। लोग प्रियंका गांधी का वीडियो दिखा रहे हैं जो वो भाषण दे रही है कि 5-5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लोग इनका घोषणा पत्र दिखा रहे हैं जहां पे कहा गया कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे और मुख्यमंत्री और बाकी नेता उससे मुकर जाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि वोट से पहले कुछ भी बोलते हैं और वोट के बाद मुकर जाते हैं। इस बात की खुशी है कि फाइनली कई दिन की चर्चाओं के बाद सीट शेयरिंग फाइनल होकर आज उसकी घोषणा हो गई है। काफी लोग कयास लगा रहे थे कि और उम्मीद कर रहे थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ये अलायंस नहीं होगी, लेकिन इंडिया अलायंस के सभी घटक दल इस अलायंस को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां तक की कैंपेनिंग की बात है, अभी सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। जल्द ही सब सीटों पे सब राज्यों में कैंपेन कमिटीज बनाई जाएंगी, कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाई जाएंगी। गुजरात में बीजेपी अगर अपना पुराना वोट भी हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो भले ही वोटों का अंतर कम हो जाए, लेकिन बीजेपी को हरा पाना फिर भी आसान नहीं है। गुजरात में कुल मिलाकर 26 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन 2024 में गठबंधन के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। इसी तरह दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संभव है 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में
कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। अगर बात करें दिल्ली में हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की, तो यहां भी लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। यहां भी बीजेपी को अपना वोट शेयर बढ़ाने में चुनौतियां नजर आएंगी, क्योंकि मोदी विरोधी वोट को एकजुट करने की कोशिश चल रही है। कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। गठबंधन बनाने के लिए सबसे अहम सूत्र यह है कि सबसे मजबूत ताकत के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ने में ही समझदारी है। विपक्ष इस वक्त देश में बीजेपी को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानता है और ऐसे में उसे हराने के लिए उसे एक बेहतर विपक्ष गठबंधन बनाने के लिए तैयार करना भी जरूरी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का निशाना यूपी की रैलियों में परिवारवाद पर है। मुरादाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी राहुल और प्रियंका ने यहां पर अखिलेश की पार्टी के लिए प्रचार किया है और शायद इसीलिए परिवारवाद के सवाल को प्रधानमंत्री लगातार अहम मुद्दा बना रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टी आई थी, जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगा। अहम बात यह है कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ है, जहां कुल 10 सीटें हैं। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। यहां भी फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं, और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के, तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे? खास तौर पे जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। एक ऐसा संगठन जहां पर कार्यकर्ता पहले है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है। और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा? चंडीगढ़ सीट पर समझौते के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाई है, लिहाजा दोनों दल पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन राज्यों के अलावा भी अभी बिहार की 40 सीटों पर राहुल और तेजस्वी के बीच सीट शेयरिंग मार्च को होनी है। महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर भी 27 फरवरी को होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक में फाइनल शेयरिंग फार्मूला आ सकता है।